ये कहानी एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट की है जो नोबल्स और पावरफुल मैजिशियन की फैमिली में पैदा होता है, लेकिन इस दुनिया में मैजिकल पावर काफी कीमती है। जब वान का टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है और उसके डैड जो एक कमीना लोड है इसे बेकार पावर मानता है क्योंकि यह बैटल में सीधे काम नहीं आती। अपने डैड द्वारा बेकार घोषित किए जाने के बाद वान को उसकी फैमिली से निकाल दिया जाता है। उसे एक दूर दराज छोटे से गुमनाम विलेज का लोड बनाकर भेज दिया जाता है। साथ ही साथ यह विलेज काफी गरीब है, यहाँ रिसोर्सेज की कमी है और बीस्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। पर वान उदास होने के बजाय अपने हालातों को पॉजिटिव तरीके से लेता है, इसी वजह से उसे ऑप्टिमिस्टिक लोड कहा जाता है। यहाँ तक कि वान अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। जहाँ लोग इसे बेकार समझते थे वहीं पर वान इसकी मदद से पलक झपकते ही मजबूत दीवारों को खड़ी कर देता है। खेती के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट और इरिगेशन की व्यवस्था करता है और साथ ही मजबूत घर और प्रोटेक्शन के लिए वेपन भी तैयार करता है। वान की मेहनत और उसके यूनिक मैजिक के कारण वह छोटा सा विलेज धीरे धीरे फोर्टिफाइड सिटी में बदलने लगता है। जैसे ही सिटी चमकने लगती है, नेबरिंग स्टेट के डाकू उस पर हमला करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा क्या ही कर लेगा। लेकिन जब वे लोग वान के किंगडम की दीवारों और उसके बनाए गए मैजिकल वेपन का सामना करते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वान बिना किसी टेंशन के मुस्कुराते हुए अपने प्रोडक्शन मैजिक से दुश्मनों की आर्मी को धूल चटा देता है। ये कहानी दिमाग और क्रिएटिविटी की है। अगर आप लोग बोरिंग फाइट्स देख के थक चुके हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ पर हीरो अपनी अकल से पूरी सिविलाइजेशन बदल देता है तो ये एनिमे आपके लिए है। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक लड़का बता रहा था, हर दिन मैं भरी हुई ट्रेन से काम पर जाता हूँ, हर रात मैं मुश्किल से आखिरी ट्रेन पकड़कर घर पहुँचता हूँ, पर एक डल और नॉर्मल जिंदगी जीते हुए मेरा दूसरी दुनिया में रियनकार्नेशन हुआ और मैं एक दूर दराज के विलेज का लोड बन गया और अब अपनी पावर से इस विलेज को फेमस बनाऊंगा। इसी के साथ उस लड़के का रियनकार्नेट दूसरी दुनिया में हो चुका था जहाँ पर वो अपनी आंख खोलते हुए कह रहा था, मेरा हाथ इतना छोटा कैसे हो गया। फिर वो अपने बिस्तर से उतरते हुए सामने का नजारा देखने के लिए चला जाता है और वो ये सब देखने के बाद काफी हैरान हो चुका था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। उसको वहाँ पर झांकता देखकर एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए कह रही थी, लॉर्ड वान ये सेफ नहीं है। उसको इतनी फिक्र करता देखकर वान का कहना है, ओह मुझे माफ करना, मैं विलेज के शानदार नजारे को देखकर उसमें खो सा गया था। पर वो सर्वेंट काफी हैरान होते हुए कहते कि तुम्हें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे पता है, तुम तो सिर्फ 2 साल के हो। ये सब जानने के बाद वान का कहना है, अब जब उसने इस बारे में बताया तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहने के समय की यादें हैं। वैसे क्या ये वही रियनकार्नेशन है जिसके बारे में लोग सब बात किया करते थे। फिर वो उससे कहता है, आपका नाम टेल है ना, और आप मेरी पर्सनल मेड हो। जिस पर वो मेड एग्री थी। तभी वान पूछा, और मेरा नाम वान नहीं फर्टियो है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टील काफी खुश होते हुए कह रही थी, तुम अपना नाम पहले ही बता सकते हो, कितना बढ़िया है। जबकि वान सोचते हुए बताता कि मेरे डैड का नाम जल्पा मार्फिस है और मेरे भाइयों का नाम मार्सिया, जार्ड और सेस्टो है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिस पर टील एग्री थी, पर वान सोच रहा था वैसे हम असल में कहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर वान के डैड और मार्क्विस फैमिली के हेड जल्पा भी मौजूद थे, जहाँ पर हम उसके भाइयों को भी देख पाते हैं। और पहले भाई का नाम है मार्क्विस एलागो फर्टियो और दूसरे भाई का नाम है जार्ड गई फर्टियो और तीसरा सेस्टो एली फर्टियो। दूसरी तरफ हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो एक चम्मच पर फूंक मार रही थी। वहीं साइड में बाकी सर्वेंट अपना मुंह बार रही होती हैं और ये सब वांग के लिए था। तभी वांग अपना मुंह खोलकर उस चम्मच में रखे खाने को खा लेता है, जो देखकर वो तीनों लड़कियां उसकी तारीफें करने लगी थी। तभी वो मेड बताती कि अरे लॉर्ड वान, तुम कितने अच्छे लड़के हो, तुमने सारी की सारी सब्जी खा ली। जो सब कहने के बाद सेकंड मेड उसका मुंह पोंछने लगती है। तभी वांग अपने मन में कह रहा था, ये क्या है, क्या कोई हॉस्टल क्लब है और मेरे साथ एक रेगुलर कस्टमर जैसा बर्ताव हो रहा है। मजाक छोड़ो, ऐसा लगता है कि मैं जापान की सारी यादों के साथ दोबारा रीइंकार्नेट हुआ हूँ। इसी वक्त उसके डैड काफी सीरियस होते हुए जार्ड से कहते हैं, बताओ तुम आज क्या पढ़ोगे। ये बात सुनकर जार्ड घबराते हुए कहा, आज मैं फायर मैजिक और बैटल की फॉर्मेशन सीख रहा हूँ। अब ये सुनकर जल्पा उसकी तारीफें करता है, पर वो सेस्टो से कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर सेस्टो बता देता है कि मैं आज मैजिक की स्टडी करूंगा। उन दोनों की राय सुनने के बाद जल्पा कहने लगे, और तुम वान आज तुम क्या कर रहे हो। उनके ये कहते ही वहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत हो जाता है। जिस बात पर वांग बताने लगा, अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं पहले इस सिटी के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानूंगा। अब ये सुनकर उसके तीनों बेटे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि जल्पा हंसते हुए कहने लगा, मैं समझ गया, कितना बढ़िया, तुम मेरी वाइफ मीरा के आखिरी बेटे हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिया है। लेकिन तुम सिर्फ 2 साल की एज में इतनी काबिलियत दिखा रहे हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें भी मेरी और मीरा की तरह फायर मैजिक की काबिलियत इनहेरिटेड में मिलेगी। हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है। जब तुम 8 साल के होंगे तो तुम्हारी मैजिक एप्टीट्यूशन का इवेल्युएशन होने का मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे निराश मत करना वान। जबकि वांग बताने लगा था, इस दुनिया में मैजिक एप्टीट्यूशन ही सब कुछ है। नोबल्स लोग हमेशा ऑफेंसिव मैजिक को ही अहमियत देते हैं और लोगों की रक्षा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। फायर, वाटर, विंड और अर्थ, ये 4 एलिमेंट मैजिक है और किसी भी दूसरे मैजिक को नीचे नजर से देखा जाता है। मेरे डैड और भाइयों में एलिमेंट मैजिक की एप्टीट्यूशन है। ये
सब कहने के बाद वो उनकी तरफ देखने लगा। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक कमरे की तरफ आ जाता है जहाँ पर वान सवाल करता है क्या यही एकमात्र पोर्ट है जिससे आप शिप ले जा सकते हैं, जिस पर टील बताते कि गहरे समुद्र में जाइंट मैजिकल बीस्ट रहती हैं जो जहाजों पर हमला कर देते हैं। अब ये सुनकर वान पूछता कि तो फिर पॉपुलेशन का क्या होगा। ये बात सुनकर टील बताने लगी इसमें कई अलग अलग रेसेस शामिल हैं, इसमें एल्फ और डुवर्स भी हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो मेड बताते कि टील के लिए यह समझाना काफी मुश्किल है। इस बात पर टील उससे माफी मांगने लगती है जो देखकर वान कहने लगा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था वैसे क्या आप मुझे मैजिकल टूल्स के बारे में और बता सकती हो। जिस बात पर एग्री करते हुए टील बताने लगी देखते हैं मैजिकल क्रिस्टल और कुछ जेम्स रॉक्स मिनरल्स मैजिकल पावर को स्टोर कर सकते हैं, इससे आप अलग अलग मैजिक एप्टीट्यूड्स के लिए मैजिक टूल भी बना सकते हो। उसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर उसके सामने काफी सारी किताबें धरते हुए कहता है कि लॉर्ड वान आप अभी 2 साल के हैं, मुझे पता है कि आप पढ़ना और सिंपल मैथ करना सीख रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में कहता है कि वह एक नॉर्मल बटलर है जिसने कई सालों तक मेरे डैड की सेवा की है, पर वह मुझे डराता है। उसी वक्त एस्पार्डा अपनी आंख खोलकर उसे डराने की कोशिश करता है और वान भी डरते हुए कहने लगा मुझे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन एस्पार्डा सीरियस होने के साथ बताता कि मैथ के बारे में क्या ख्याल है। अब ये सुनकर वान का कहना है मुझे थोड़ा बहुत ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एस्पार्डा उसका टेस्ट लेने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने के साथ कहता है कि एक हाथ में 2 उंगलियां और दूसरे हाथ में 3, बताओ टोटल कितनी उंगलियां हुई। ये बात सुनकर वांग 5 उंगलियां बताता है, पर वो उसे देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। साथ ही साथ वहाँ के सर्वेंट को भी टेंशन आने लगी थी। जबकि एस्पार्डा उसकी तरफ बढ़ने के साथ कहा मैं आपका ट्यूटर बनूंगा लॉर्ड वान। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर वो अपने मन में कहना शुरू करता है वह सब काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं मुश्किल सवालों की वजह से कुछ ही हफ्तों में लिखना और पढ़ना सीख गया। साथ ही साथ मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन 2 साल के बच्चे पर थोड़ी नरमी बढ़ तो लगातार 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद मैं 4 साल का हो गया, पर वो उसके पढ़ाने के तरीके को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वहाँ की जगह उसको हेल जैसी लगने लगी थी। इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर टील अपनी वुडन सोर्ड के साथ वान को अपनी तरफ बुला रही थी, जो देखकर वान भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उसकी तरफ पहुंचने के साथ उसने उस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिए और वो उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश करता, पर उसका हर एक बार नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। पर टील फ्लैक्स मारते हुए कह रही थी मैं जीत गई लॉर्ड वान। अब ये देखकर वान को उस पर काफी गुस्सा आ गया था। फिर वो अपना मुंह फुलाने के साथ उसके पीछे पड़ जाता है, जो देखकर टील वहाँ से भागना शुरू कर दी थी, पर वो एकदम से रुक जाती है क्योंकि एक मेड उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड वान का अपमान करने की, लगता है तुम मरना चाहती हो। साथ ही साथ एक और मेड आते के साथ उसका साथ देते हुए कहने लगी हे भगवान वान प्लीज इस पागल लड़की को सजा दो। दूसरी तरफ वान अपनी मासूम सी शकल दिखाते हुए कहता है मुझे इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। जिसके बाद उन दोनों मेड ने टील को कसकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो रोने लगी। तभी एक मेड बताती कि यह नहीं चलेगा, किसी नोबल्स के इंसल्ट करना आमतौर पर सीरियस क्राइम होता है। अब ये सुनकर टील काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जबकि वान उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी मासूम सा चेहरा देखने के साथ उसके माथे पर एक टिचकी मारता है। अब ये देखकर टील के होश उड़ चुके थे, जबकि वान कहता है लीजिए मामला सुलझ गया। अब ये देखकर वो मेड इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, पर वान बार बार कहे जा रहा था कि ये सुलझ चुका है। दूसरी तरफ टील की आंखों में से आंसू आने लगे, जो देखकर वान उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। अगले सीन में वान ट्रेनिंग करते हुए कह रहा था मैं हर दिन स्वॉर्ड फाइट सीखता हूँ और जब तक मैं 5 साल का हुआ तब तक मैं उन बड़े लड़कों से बराबरी के लेवल पर मुकाबला कर रहा था जो सोल्जर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। क्योंकि वे बच्चे थे इसलिए उनके हमले पहले ही पता चल जाते थे। इसी के साथ वान ने उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसको वो लड़का डोज करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। उसको हराने के बाद वान अपने मन में कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत कीमती साबित हुए। जबकि वहाँ के बच्चे वान की ऐसी स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे लॉर्ड वान कमाल के हैं, वह स्वॉर्ड फाइट में माहिर है और उन्हें ऐसे ही जीनियस नहीं कहते। जबकि वो बंदा काफी निराश था। तभी वांग अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगा क्या तुम्हें चोट लगी है, जिस पर वो मना करते हुए उसका हाथ पकड़ने के साथ खड़ा हो जाता है। जबकि वो बच्चा बताता कि वह लॉर्ड ज़ार्ड या लॉर्ड सेस्टो के बिल्कुल उल्टा है, वह हम जैसे आम लोगों से भी बात करता है। जिस पर दूसरा बच्चा कहने लगा वह वाकई एक अजीब इंसान है, ये तो पक्का है। इसके कुछ देर बाद वान एक टेबल पर बैठकर पानी पीने लगा था। उसी वक्त डेप्यूटी नाइट कमांडर के डी वान का नाम पुकारते हुए आ जाते हैं। उनको अपने सामने देखकर वान उनके हालचाल पूछता है, पर डी उसे अपना हाथ दिखाने को कहते हैं और डी उसका हाथ चेक करते हुए कहने लगा कोई कड़ापन नहीं और स्किन भी मुलायम है और मुझे लगा था कि तुम हर रात पूरी रात ट्रेनिंग कर रहे हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए वान का कहना है क्योंकि मैं पढ़ाई में काफी ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। वो बात सुनकर डी कह रहा था जितना मैंने सुना है एस्पार्डा तुमसे नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या, इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मैं हर दिन रात पढ़ाई करने वाला अकेला बंदा था। उसकी ऐसी सैड बातें को सुनकर डी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगा अगर तुम ट्रेनिंग में और ज्यादा समय बिताना चाहते हो तो मैं उनसे बात
करूंगा। वह किताबी कीड़ा पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। लॉर्ड वान, तुम्हें पूरी तरह से सोर्ड चलाने के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें इस कंट्री का सबसे अच्छा सोर्ड फाइटर बनाऊंगा। उसकी जोश से भरी बातों को सुनकर वान सोचने लगा, ये आंखें झूठ नहीं बोल रही। पर मुझे सोर्ड फाइटिंग भी पसंद है, लेकिन मुझे पढ़ाई भी पसंद है, इसलिए मैं दोनों में अपना टाइम देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसकी इस बात पर डी बोलता है कि लगता है कि तुमने अपना मन बना लिया है। कम से कम जब तुम ट्रेनिंग करोगे मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो सुनकर वान घबराते हुए कहने लगा, प्लीज मुझ पर थोड़ी नरमी बरतना, ठीक है। ये बात सुनकर डी कह रहा था, क्यों नहीं, बिल्कुल, आखिर तुम भी तो एक बच्चे ही हो। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा, पर वान को पूरा यकीन था कि ये एक नंबर का झूठा है। जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी, जहाँ पर डी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग करते हुए कह रहा था, 100 अपर स्विंग, 100 मिड स्वीप, 100 थ्रस्ट, ये तो बस वार्म अप है। और ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो उसे गालियां देते हुए कह रहा था, ये एक नंबर का डीमन है। दूसरी तरफ डी अजीब सी हरकतें करते हुए कह रहा था, मुझे अभी एक आइडिया आया। लॉर्ड वान, जब तुम आराम कर रहे हो तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है ना? तो तुम एयर चेयर स्क्विट करते हुए आराम क्यों नहीं करते? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए अपने मन में कहता है, वह कोई डीमन नहीं है बल्कि एक पागल है, और ये आराम करने का कौन सा तरीका है? जबकि वो बंदा जोर जोर से हंसी जा रहा था। उसी वक्त वहाँ पर टीलाते के साथ एक टोवल लाते हुए कहने लगी, लॉर्ड वान, आज आपने काफी अच्छा काम किया। जो देखकर वान उसका शुक्रिया अदा करने के साथ उसका टॉवल लेते हुए अपने मन में कहता है, यह काफी मुश्किल रहा, लेकिन रिइनकार्नेट के बाद हर दिन काफी मजेदार रहा है। आखिरकार मुझे वह फुलफिलमेंट मिल ही गई जो मुझे पास्ट लाइफ में कभी नहीं मिली। तो मैं इस दुनिया में मौज मस्ती से भरी लाइफ को जीना जारी रखूंगा। इसके बाद यहाँ से एक मार्केट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान चलते हुए सोच रहा था, मैं 6 साल का हो गया हूँ जब मेरा रिइनकार्नेट हुआ। मैं वान नई फेटियो जीनियस के तौर पर जाना जाने लगा, पर हर दिन बहुत मुश्किल ट्रेनिंग और पढ़ाई से गुजर रहा है। नेक्स्ट सीन में वान ज्यादा देर किताबों में घुसे रहने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। पर टील बताती कि लॉर्ड वान, आप थके हुए लग रहे हो। जिस पर वान ऊ करता है, पर वो उन पलों को याद करते हुए कहने लगा, हर एक दिन उसी काम को बार बार दोहराना, यह बात अब मुझे परेशान करने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मजेदार जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। फिर वो काफी मरी हुई हालत में टील से कहता है, मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर टील बता देगी, क्या आपके मन में कोई जगह है? इस पे वो मार्केट में घूमने की सलाह देता है। इसके बाद यहाँ से मार्केट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो घूमते हुए अपने मन में कह रहा था, और बस इसी तरह मैंने मस्ती करना और एक नॉर्मल बच्चा बनना तय किया। फिर वो वहाँ के नजारे को देखते हुए कहने लगा, अरे वाह, यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। जो देखते हुए टील कहते कि आखिरकार ये सिटी की सबसे बड़ी मार्केट है। फिर वांग अपने पीछे देखते हुए पूछा, और इसके बारे में क्या? जिस पर टील बताने लगी, यह मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यह एक बड़ी कंपनी है जिसके पूरी किंगडम में कई ब्रांच है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो गया था, पर उसे एक आवाज आती है, चल कमीने मेरे साथ चल। फिर हम उस तरफ आते हैं जहाँ पर एक स्लेव की हालत काफी ज्यादा बुरी दिखाई दे रही थी। जबकि वो सन की बुढ़ा बताता है, क्या देख रहे हो, यह कोई शो नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सोल्जर अपनी सोट निकालने के लिए एकदम तैयार हो चुके थे। जो देखकर वो बुढ़ा भी काफी घबरा गया था, पर वान उन्हें वहीं पर रोकते हुए कहता है, अरे उस बच्चे को इस तरह क्यों बांध रखा है? जिस पर वो बताने लगा, मैं अपने बेटे के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यह ठीक है, और इससे तुम्हें क्या लेने देना? साथ ही साथ मैं उसे एक स्लेव के रूप में यहाँ बेचने आया हूँ। स्लेव का जिक्र सुनकर अब उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी टील बताने लगी, यह कोई नॉर्मल बात नहीं है कि पूरी फैमिली उन बच्चों को बेच देती है जिनका वह खर्च नहीं उठा सकते। इसलिए गुजारा करने के लिए कुछ चंद पैसे के लिए वो अपने बच्चे को भी बेच देते हैं। ये सब जानने के बाद वान अपने मन में कहने लगा, अब समझ में आया, पर यह काफी ज्यादा भयानक है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आते के साथ कहने लगी, और यहाँ पर कौन है? ये तो मार्क्विस का बेटा है। उस लड़की को अपने सामने देखे का टेल कहने लगी, ये तो खुद वही चाइल्ड प्रोडोजी है, लॉर्ड वान नहीं फटियो, ये देखो। लेकिन इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। पर वो लड़की उसकी तरफ आते हुए कहने लगी, मुझे पता था लॉर्ड वान, पूरी सिटी में आपकी ही चर्चा है। मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तुम्हारा स्वागत है। तुमको जो कुछ चाहिए वह सब हमारे पास है। मेरा नाम रोजाली है और मैं आपकी सेवा करने के लिए काफी एक्साइटिंग हूँ। मार्क्विस के बेटे का जिक्र सुनकर उस बुड्ढे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसी वक्त वान रोजाली से सवाल करता है, उस बुड्ढे को उसे स्लेव के रूप में बेचने पर कितना पैसा मिलेगा? इस पे रोजाली बता दे कि खैर ये डिपेंड करता है कि उसकी मैजिकल एप्टीट्यूशन क्या है। इस पे वो बुड्ढा बता देता है कि इसके पास थीविंग मैजिक है। ये बात सुनकर रोजाली कहने लगी, उस हालात में हम 3 बड़े चांदी के सिक्के से ज्यादा पे नहीं करेंगे। अब ये सुनकर उस बुढ़ा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर वो अपने बेटे को भी मारते हुए कहने लगा, धिक्कार है, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोजाली कह रही थी, तुम ये क्या कह रहे हो? वह तुम्हारा बेटा है ना? इसलिए इतने सख्त मत बनो। जिसके बाद वो बुढ़ा उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाने के साथ कहता है, चुप हो जाओ, इस मामले से तुम दूर रहो, चलो हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। उसको वहाँ से जाता देखकर वान उसे 5 लार्ज सिल्वर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सुनकर वो भी सोच में पड़ जाता है, जबकि वान टिल से पैसे लेने के साथ उसको देने के लिए चला गया, जिसको वो बुढ़ा लेने के साथ अपने बच्चे को वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके वहाँ से जाने
जाने के बाद वान ने उसकी रस्सियां काट दी थी। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगा, मेरा नाम वान है और तुम्हारा नाम? जो देखकर वो बंदा अपना हाथ उसके हाथ पर धरते हुए कहा, मेरा नाम कैमशिन है। उसका नाम जानने के बाद वो बताने लगा, अब तुम आजाद हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इस पर टिल सवाल करती है, लॉर्ड वान, क्या आपने उसे अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा था? जिस पर वो मना करते हुए कहने लगा, मैंने यह उसे बचाने के लिए किया, क्या तुम्हारे पास कहीं जाने की कोई जगह है? इस पर तो उसका मुंह उतर गया था। जो देखकर वान कहने लगा, तो फिर मेरे साथ चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी इस बात पर वो सोल्जर बताता कि मुझे नहीं लगता कि मार्क्वेस किसी अजनबी बच्चे को मेंशन में आने देने से खुश होगी। साथ ही साथ सेकंड सोल्जर भी बोला, लेकिन वे आपका स्लेव है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर वान उससे माफी मांगते हुए बताता कि मुझे माफ करना है, क्या तुमको अब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है? इसलिए केमशिन भी तैयार हो गया था और उनके कहने का मतलब था कि केमशिन को स्लेव के रूप में ही मेंशन में एंट्री मिल सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगा, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं, क्या रोजाली इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तभी रोजाली सामने की तरफ आते हुए कहती है, यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन उससे पहले हमें स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट निपटा लेना चाहिए, क्या मैं तुम्हारा हाथ ले सकती हूँ? और इसी तरह उसने वान का भी हाथ मांगा, जिसके बाद स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का रिचुअल शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होते ही केमशन के हाथ में एक सिंबल क्रिएट हो गया था, जो देखकर वो उसके बारे में पूछता है। इस बात पर रोजाली बताने लगी है, स्लेव के कॉन्ट्रैक्ट का सिंबल है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट लागू रहेगा ये गायब नहीं होगा। सर्विस फीस मेरी तरफ से पहली बार आने वाले कस्टमर्स के लिए स्पेशल। इसके लिए वान उसका शुक्रिया अदा करता है, जो सुनकर रोजाली ब्लश करते हुए कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं है और इस तरफ आओ। पर एक नोबल पर्सन ने मुझे थैंक्स कहा, क्या बात है? जिसके बाद वान कैमशिन का हाथ पकड़ते हुए उसको ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वहाँ के इस मंजर को देखकर टिल भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद यहाँ से मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर कैमशिन गेट को नॉक करते हुए वांग के कमरे में एंटर कर जाता है। पर वो उसके यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर कैमशिन बताने लगा, डिप्टी कमांडर डी आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वान उसे अपनी कुकीज ऑफर करते हुए कहने लगा, तुम इसे ले सकते हो और उसे बता देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जो सुनकर वो उसकी कुकीज लेते हुए खाने के साथ कहता है कि पर मुझे लगता है कि उसे पता है कि तुम यहाँ पर हो। उसी वक्त वान सवाल करता है, रुको, तुमने ग्लव्स नहीं पहने हैं है ना? जिस पर कैमशिन उसे बता देता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर वान ख्यालाती पलाव बनाते हुए कहता है, तुम नहीं चाहोगे कि दूसरे लोग उस निशान को देखे है ना? तभी कैमशिन जोश से भरते हुए कहने लगा, लेकिन मैं करता हूँ, ये सिंबल हमारे बॉन्ड का प्रूफ है। इस पे वान निराश होते हुए कहा, अरे मैंने वो ग्लव्स तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही खरीदा था। अब ये सुनते ही कैमशिन उसे पहनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर डी की आवाज आने लगी। बाहर की तरफ कैमशिन डी को झूठ बोलते हुए कह रहा था, लॉर्ड वान यहाँ पर नहीं है। ये बात सुनकर डी कह रहा था, लेकिन किसी ने उसे इस कमरे में जाते हुए देखा था। जिस पर कैमशिन कहा, वह बंदा लॉर्ड वान से इतना प्यार करता होगा कि उसे हेलुसिनेट होने लगा होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डी उसका चेहरा देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे चेहरे पर खाने के टुकड़े क्यों लगे हैं? अभी तो नहीं लगे थे। जो सुनकर कैमशिन उसे एक झटके में साफ करते हुए कहने लगा, टुकड़े? कौन से टुकड़े? मैं किसी टुकड़े को नहीं जानता। ये सब देखने के बाद डी काफी ज्यादा सीरियस होने के साथ बोलता कि जो चीजें तुमने अभी अभी मिटाई है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें रिश्वत दी गई होगी, इसलिए डिप्टी कमांडर के ऑर्डर को नजरअंदाज कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी कैमशिन कहने लगा, मैं लॉर्ड वान का स्लेव हूँ, याद है ना? जो सुनकर डी और भी ज्यादा सीरियस होने के साथ कहा, मुझसे जबान लड़ा रहे हो तुम में हिम्मत तो है, बहुत बढ़िया, मैं लॉर्ड वान के बजाय तुम्हें ट्रेन करूंगा। जो कहने के बाद वो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगा। इसकी वजह से कैमशिन बलि का बकरा बन जाता है और वान उसकी ऐसी हालत को देख रहा था। इसके कुछ साल बाद वहाँ के लोग बातें करने लगे थे, लॉर्ड वान पहले से ही 8 साल का हो गया है। इसका मतलब है कि अब उनके मैजिकल एप्टीट्यूड्स का प्रेस करवाने का समय आ गया है। मैं नतीजे का इंतजार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, मुझे उम्मीद है कि वे हमारे गॉड बनेंगे। जो सुनकर उसकी माँ बताती कि वे हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और वे अक्सर खेलने के लिए हमारे घर आते हैं। तभी यहाँ से मैंसन की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदा बता रहा होता है, पर्टियो फैमिली के मेंबर में विंड या फायर मैजिक का टैलेंट पाया जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लॉर्ड वान में फायर मैजिक के लिए एप्टीट्यूड टैलेंट होगा। उसी वक्त वहाँ का माहौल अचानक से बदल गया, जिसके बाद उसके डैड काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगे, उसमें 4 एलिमेंटल मैजिक में से किसी की भी एप्टीट्यूड नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पास प्रोडक्शन मैजिक में महारत हासिल करने का एप्टीट्यूड है। प्रोडक्शन मैजिक को सभी मैजिक में से सबसे खराब माना जाता है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुमको सभी मटेरियल इकट्ठा करने होते हैं और अपने क्रिएशन को इमेजिन करना होता है। यह तो कोई भी बिना मैजिक के कर सकता है। तुम उस मैजिक से किसी को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? मैं और मीरा दोनों ही सोड फायर मेज है, वह एक प्रोडक्शन मेज को कैसे जन्म दे सकती है? तुम मीरा की आखिरी बेटी हो जिसे वह मेरे लिए छोड़ गई। फिर वो अपने सोड पर हाथ धरते हुए कहे, बस बहुत हो गया, तुम्हारे शुरुआती वादों के झांसे में आना मेरी बेवकूफी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खानदान में ऐसा शर्मनाक नाकामयाब इंसान पैदा होगा। मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। अपने डैड के ऐसे रूप को देखकर मर्सिया एलागो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? तभी एकदम से जलपा काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि सामने की तरफ मर्सिया एलागो खड़ा था। अपने भाई को एकदम सामने देखकर वान भी
हैरान हो जाता है। तभी उसके डैड सवाल करते हैं, ये क्या है मर्सिया? इस पे मर्सिया बताता है कि याद है वह विलेज, हालांकि वह हमारे इलाके में था लेकिन वह इतना दूर था कि वहाँ तरक्की नहीं हो सकती थी। क्यों ना वान को उसका इंचार्ज बना दिया जाए। उसी वक्त उसके डैड उस विलेज का नाम लेते हैं, द नेमलेस विलेज। तभी मर्सिया बताने लगा, यह लगभग 100 लोगों का घर है, यहाँ पर कोई लोकल खासियत नहीं है। जबकि नॉर्थ में पहाड़ों की रेंज में नेचुरल रिसोर्सेज है, साथ ही साथ वहाँ पर खतरनाक मैजिकल बीस्ट भरे पड़े हैं और उसके बगल में फर्डीलैंड काउंटी है। यहाँ तक इस विलेज का इस्तेमाल सिर्फ कभी कभी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कैंप साइट के तौर पर किया जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जलपा कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि जब से हमने वह विलेज खरीदा है वहाँ के लोग अभी भी हमारे प्रति ज्यादा वफादार नहीं है। अगर हम बहाने से वहाँ पर अपना आदमी रख दें। फिर वो अपनी तलवार रखते हुए कहने लगे, तुम काफी चालाक हो, तुम इस विलेज के लॉर्ड बनने वाले हो, जब तुम तैयार हो जाओ तो निकल जाना। और शाबाश मर्सिया, तुमने बेकार चीज का भी इस्तेमाल ढूंढ लिया। जो कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जबकि मर्सिया वान के सामने झुकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, जब तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा था मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। इतनी हिम्मत वाली बात कहने के लिए तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। इस पे वान कहा, अगर तुम न होते तो मैं मर जाता और मैं ग्रेटफुल होने के अलावा और कुछ नहीं हूँ। दूसरी तरफ मर्सिया अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह शायद ज्यादा ना हो लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके अगले दिन वो लोग निकलने की तैयारी करने लगती है। तभी टिल काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कह रही थी, लॉर्ड वान, तुम बिना मैजिक के भी शानदार नेक इंसान हो, वह तुम्हें किसी दूर के विलेज में कैसे भेज सकते हैं? उसको भड़कता देखकर वान का कहना है, मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी लेकिन मैं सच में इसके लिए काफी एक्साइटिंग हूँ। फिर वो अपने मन में कहने लगा, मुझे लगता है कि वहाँ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा, ये काफी आसान होने वाला है और मैं आखिरकार मजेदार जिंदगी जी पाऊंगा। साथ ही साथ मैं अपनी पसंद की जगह बनाऊंगा। यहाँ तक कि हम सारा सामान गाड़ियों में लोड कर रहे हैं। हालांकि हमें नाइट्स को उधार लेने की इजाजत नहीं थी लेकिन मेरे भाई ने करीब 10 एडवेंचरर को हायर कर लिया। उसी वक्त वहाँ पर टिलाते के साथ कहने लगी, मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिसके लिए वांग कुछ सोच विचार करने के बाद इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर डी आते के साथ कहने लगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि आप स्वॉर्ड फाइट में काफी कच्चे हो, इसलिए वहाँ पर मैं आपको ट्रेन करूंगा। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं वहाँ पर काफी मजे कर पाऊंगा लेकिन डी के होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पर एक परेशानी टली नहीं थी, दूसरी परेशानी उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी क्योंकि एस्पार्टा उसके सामने खड़े होने के साथ कह रहे थे, मैंने अब यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है और मेरा सक्सेसर यहाँ का काम संभाल लेगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इन बार बार झटकों की वजह से वान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी के साथ उनका कैरेज निकल पड़ा नेमलेस विलेज की ओर। पर रास्ते में जाते हुए वान सोच रहा था, मुझे लगा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लगता है कि आखिरकार मैं थोड़ा परेशान हूँ। और कैरेज में मार्कोस की सील नहीं है क्योंकि मेरे डैड बिना किसी को पता चले सिटी से निकालना चाहते हैं। उसी वक्त एक लड़की आते के साथ लॉर्ड वान से पूछती है कि आप जा रहे हो। पर वान इससे काफी हैरान था क्योंकि इसको कैसे पता चल गया। मेरे डैड तो चुपके से यहाँ से निकलवाना चाहते थे। तभी वो लड़की उस तरफ इशारा करती है। अब अपने सामने इस नजारे को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो सोल्जर कहने लगा, यह डिप्टी कमांडर डी का आइडिया था, उन्हें बुरा लगा कि तुम बस रात में भाग गए इसलिए उन्होंने इसे एक शानदार फेवरल में बदलने का फैसला किया। इसे सुनकर वान उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, मेरे डैड ने इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। अब ये सुनकर वो सोल्जर बोला, लेकिन डिप्टी कमांडर डी अब गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए मैं उसे जगाने के बाद झगड़ा नीचे करने के लिए कहूंगा। दूसरी तरफ डी पहले ही जगा हुआ था और वो सबके सामने चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मार्कोस का चौथा बेटा वान नई पेटियो यहाँ से जा रहा है। जो देखकर वो सोल्जर भी खुद को रोक नहीं पाया, वो भी उसके संग शामिल होने के लिए चला जाता है। अब ये देखकर वान भी खुद को नहीं रोकता, वो भी कैरेज से बाहर की तरफ आकर उनको गुड बाय कर रहा होता है। साथ ही वो अपने मन में कहने लगा, मुझे लगा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अब मुझे देखो। दूसरी तरफ उसके चाहने वाले उसको गुड बाय कर रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहते हो तो प्लीज भर भर के कमेंट कर देना और लाइक करना मत भूल जाना। तो फिर मिलते हैं, सहयोनारा।